हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशि राज आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आप सभी के लिए साइंस के 2000 प्रश्नों का महासंग्राम लेकर आए हैं। जो एक ही जगह मिलेगा वो है शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर में मिलेगा। जो फिजिक्स में फर्स्ट दिन हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड दिन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक चलते हैं मोटिवेशनल क्विट की तरफ। एक विचार, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ही विचार हमारे जीवन में एक ऐसा बना लेना चाहिए जो करे, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो। यानी कह रहा कि कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको आप अपने करें, पहले तो विचार कीजिए, उसको फिर अपने जीवन में उतार लीजिए और जीवन में उतारने के बाद उसको करें, सोचेंगे, फिर सपने देखिए, उस विचार को अपने जीवन से जोड़िए, अपने मस्तिष्क से, मांसपेशियों से, नसों से, शरीर के हर उस हिस्से से विचार कीजिए जिसमें उसको पूरी तरह से डूब जाने दीजिए और बाकी सब विचार, बाकी जितने भी है सब चीज़ को हम करेंगे, एक किनारे पर रख देंगे। यही हमारा है, सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेसिबल उपाय का प्रयोग हम लोग ध्वनि की तीव्रता के करते हैं, मापने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करती है? तो हमारा ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, उसके बाद जाएगा सोनार अधिकांशतः का प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ अपवर्तन 2 बार लिखा गया है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चढ़ते हैं कि सोनार अधिकांशतः का प्रयोग कहाँ लिया जाता है? तो पहला ऑप्शन अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, दूसरा है डॉक्टरों द्वारा, तीसरा है इंजीनियरों द्वारा और चौथा है नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार का उपयोग हम लोग किस फील्ड में करते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 9 संचालक इसका उपयोग सोनार का अत्यधिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम लोग करते हैं? किसी भी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रमन प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश विद्युत प्रभाव और डी है नन ऑफ दी, जाने इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डॉपलर प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देख रहे हैं कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना? 300, पहला ऑप्शन में है 270, 350, 290 और 310, यानी कितना? 310 हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अगले कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में दोनों होता है? यानी कह रहा है कि कोई भी तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों हर हालत में वह समान होना चाहिए। तो देख रहे हैं -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री और 100 डिग्री में है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों समान होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर कितना? ए हमारा
आंसर होगा। अगला देख ले कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। 273 डिग्री सेल्सियस पर, -300 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो देख रहे हैं कि एक सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98 डिग्री क्या है, सेल्सियस। तो यह क्या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा क्या आ जाएगा, मनुष्य के शरीर का तापमान। लेकिन जब हम सेल्सियस में जाएंगे तो कितना, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री केल्विन। तो अभी तुरंत पीछे क्वेश्चन में बोले हैं कि जब फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो 98 डिग्री पर जाता है, लेकिन जब हम किस में, सेल्सियस में जाते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन देखिए कि आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। तो आपका चालन हो जाएगा, संवहन हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा और डी है नन ऑफ द, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो संवहन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो देखें कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है। तो ऑप्शन में पारा, पानी, बेंजीन और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो पारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या देख रहे हैं। तो वाष्पीकरण है, पिघलना है, हिमीकरण है और ऊर्ध्वपातन है। तो हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊर्ध्वपातन। अगला किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो वाष्पीकरण हो जाएगा, पिघलना हो जाएगा, हिमीकरण हो जाएगा और ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे प्यारे साथियों, इसमें क्या वाष्प में बदलने की। तो हमारा क्या आ जाएगा, वाष्प से बदलने में वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो देखते हैं कि जब पहाड़ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हवा का दबाव अत्यधिक होता है। तो वहाँ पर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस पर और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारे आंसर प्यारे विद्यार्थियों, क्या ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पानी वहाँ पर उबलना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इस अवधारणा को लागू करता है। तो ऊर्जा संरक्षण पर, कार्य संरक्षण पर, ताप संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण है ऊर्जा को क्या करते हैं हम, न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसको विनाश कर सकते हैं। सिर्फ एक वस्तु से क्या है दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो हमारा ऑप्शन में अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य दोनों, और या दोनों का कहने का मतलब है ऑप्शन में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, तो अनुप्रस्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या होता है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। इसका 9 गुने 10 पर पावर 8, क्या 9 गुने 10 पर पावर 2 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 पर पावर 11 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड
और 2 गुने 10⁻⁴ सेकेंड। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यानी आंसर हमारा सी 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर होगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो देख रहे थे सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है तब, और ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच में नहीं होता है तब। तो हम लोग क्या होगा आंसर विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में याद कर सकते हैं। इसे हम क्या करें, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि हम महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या होता है MSD, तो हम क्या कर सकते हैं MAC, यानी जब मून सूर्य और अर्थ के बीच में लगता है तो क्या होता है हमारा सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, उसके बाद हो जाएगा बोथ यानी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दिन। ऑप्शन हो जाएगा सी डी यानी नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो चंद्र ग्रहण हमारा कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन। अगला, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत मालूम पड़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कोई भी किस गुण धर्म के, कि कोई भी जब पानी की बाल्टी रखती है उसमें हम कोई छड़ को अगर डालते हैं तो हमें क्या हुआ टेढ़ा दिखाई पड़ता है या तिरछा दिखाई पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है, तो परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, न्यूटन का गति के नियम के कारण और उत्प्लावन के कारण। तो हमारा क्या जाए, यह घटना कब इससे प्रतीत हुआ, अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर स्थित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखिए हम बता चुके हैं समतल जिसमें सब कुछ समान रहता है, तो इसमें क्या समतल है कितना डिग्री हो जाएगा, पहला में है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन बी हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किससे, तो हीरा से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में और वायु से कांच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाता है, हीरे से कांच में जाता है तब। अगला क्वेश्चन है, मृग तीर्णा बनने का उदाहरण कौन था, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण और विवर्तन का कारण। यानी मृग तीर्णा बनने का क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, लाल, पीला, नीला और बैगनी। यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है, तो कौन बैगनी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, या सबसे क्या ज़्यादा वाला हमारा लाल हो जाता है। हमारा क्वेश्चन अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है, यानी निकट दृष्टि दोष होता क्या है, माने निकट दृष्टि दोष होता है यानी निकट की वस्तु को हम क्या करते हैं साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखते हैं, तो उसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, अवतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, नन ऑफ दीज होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो निकट दृष्टि में हम किसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी हो जाएगा। अगला है दूरदृष्टि निवारण के लिए,
तो दूरदृष्टि के लिए हम किसका, सिंपल दूरदृष्टि निवारण करते हैं। बताइए इसी का अपोजिट है, यानी दूरदृष्टि यानी दूर की वस्तु को आसानी से देख लेंगे और निकट की वस्तु को हम आसानी से नहीं देख पाते थे। यानी ऑप्शन हो गया अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दूरबीन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो, एडिसन, गुटेनबर्ग, ग्राहम बेल। यानी दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। एडिसन साहब को जानते हैं, बल्ब का आविष्कार हमारे एडिसन साहब ने किया था। गुटेनबर्ग यानी प्रिंटिंग के केस में हो सकता है। और जानते हैं आज टेलीफोन जो है, जो जिसकी देन है, क्या टेलीफोन का आविष्कार हमारे ग्राहम बेल साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा होता है? तो चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और लोहा हो गया। बता सकते हैं चांदी का संकेत, एल्युमिनियम और कॉपर का क्या, लोहा का क्या होता है मेरे विद्यार्थियों? तो चांदी का संकेत हमारा Ag होगा, एल्युमिनियम का Al, कॉपर का Cu और लोहा का Fe होता है। चांदी का क्या है? Ag होता है। हमारे जीवन में बोलते Ag, Og, सुनो जी, तो क्या होगा? जब भी जी आ जाए तो क्या चांदी का संकेत हो जाएगा। इसमें सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो जब भी कोई जी बोले, जीजा जी, चाहे मम्मी जी, पापा जी, तो किस में चांदी हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल जाए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें और साथ ही साथ लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।